इसमें हम इंटर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, अ गर्ल विद अ बास्केट, जो कि लिखा है विलियम सी डगलस ने। इसमें विलियम सी डगलस 1950 में आए थे भारत घूमने। उन्हें घूमने का बहुत शौक था। अपनी इस यात्रा के दौरान वो नई दिल्ली से रानीखेत तो हिमालय की तरफ जो पड़ता है वहाँ घूमने गए। ट्रेन से गए, उसके बाद कार से गए, तो अलग अलग लोगों से बात करते हैं वहाँ, उन्हें ये सब पसंद था, ठीक है ना। उन्होंने इसमें भारत में ये जाना कि यहाँ पे गरीबी भी है, सब भी है, लेकिन फिर भी सभी लोग यहाँ पे स्वाभिमानी भी हैं और बहुत दयालु हैं, उदार हैं, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें दर्शाती ये कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत कार से। रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। ये रानीखेत के बारे में बता रहे हैं। रानीखेत जो कि 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक 6,000 फुट की ऊंचे पहाड़ की श्रृंखला पे या पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। रेलगाड़ी धीमी थी या रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली थी। एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पे। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स, जिसमें कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, सब्जी वाले, फेरी वाले आदि होते थे। हॉकर्स मतलब फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। लगभग सभी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने होते थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे लगभग 3 लोगों से बात करनी पड़ती जब मैं एक को ढूंढ पाता जो इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोल सकता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम विश्व के बारे में बात करते या फिर विश्व की गतिविधियों के बारे में बात करते। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और दिन के सभी ज़रूरी समाचारों के बारे में बात करते। जो भी महत्वपूर्ण समाचार होते थे या विषय होते थे उनके बारे में बात करते। इन दिस वे, इस तरीके से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से। इन दिस वे, इस प्रकार से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैं राष्ट्र के नब्ज़ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्टों के विरुद्ध विचारों को पता करने की कोशिश कर रहा था या जांच रहा था। ये पैराग्राफ खत्म हो गया। इस पैराग्राफ में क्या है, न्यू दिल्ली से वो रानीखेत की ओर जा रहे हैं, अपनी यात्रा का बता रहे हैं कि बरेली तक वो ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद कार से रानीखेत जाएंगे। कौन? विलियम सी डगलस। वो जहाँ पे भी ट्रेन धीरे चल रही थी, हर स्टेशन पर रुकती थी, जिस भी स्टेशन पर रुकती वो वहाँ उतरते, 3-4 लोगों से बात करते। 2-3 लोग, जब 2-3 लोगों से बात करते तो उसमें कोई एक ही मिलता था जो अंग्रेजी बोल पाता था। फिर वो उससे देश दुनिया की बातें करते, तो उनसे उन्हें मालूम पड़ता कि जो खबरें फैली हुई हैं या जो भी चीज़ें सही दृष्टिकोण मिलता इस तरीके से। और लोगों की नब्ज़ भी वो पहचानते कि लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं है, और लोगों के क्या विचार हैं। नाउ पैराग्राफ 2, द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़। यह रास्ता, रूट मतलब रास्ता या मार्ग, भारत के सबसे ज़्यादा विकसित कृषि क्षेत्रों में से या फिर कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था। प्लेन मतलब मैदान, समतल मैदान। 1,000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो समुद्र तल से 1,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा, ब्राउन सिल्ट का मतलब है यहाँ मटमैली मिट्टी वगैरह होती है उससे, तो गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ फ्लड वाटर्स। गंगा मटमैली सी थी और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। फ्लड वाटर्स मतलब कि बाढ़ का पानी। इट्स ओवरफ्लो इन्यूडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसके उफान ने चावल के हजारों एकड़ क्षेत्र को पूरी तरह से ढक दिया था, इतनी तेज उसका उफान था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। उत्तरी दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड। बड़े बड़े घास के झुंड, लंबी लंबी घासों के झुंड जिनकी ऊंचाई व्यक्ति के सिर से भी ज़्यादा थी, मतलब कि सिर एक आदमी की लंबाई से भी ज़्यादा थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज।
और बड़े बड़े पेड़ों के झुंड या झुरमुट भी बोल सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के झुंड बीच बीच में। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास, जिनमें बाघ, हाथी, अजगर और कोबरा, सांप और पाइथन्स एंड कोबरा, सांप और कोबरा के घर थे। Everyone else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree of by rows of agar trees. बाकी हर जगह पे समतल मैदान थे जो दूर, हॉराइजन होता है क्षितिज, जो दूर क्षितिज तक दिखाई पड़ते थे। बीच बीच में विशाल बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़ों की कतारें थी जो कि देखने में एल्म के पेड़ों की जैसे दिखती थी। सॉरी, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, मतलब कि जो कि एल्म के पेड़ों की जैसे दिखती थी और जिनके तने मोटे और घुमावदार थे, यानी कि मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा आ रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, बंदर विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, उनमें से कुछ के बच्चे अपनी माओ से चिपके हुए थे और नीचे घूम रहे थे। संग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, खाने की खोज में पेड़ों से स्टेशन की तरफ आ गए थे। द विलेजेस वी पास हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउडंग, गांव जिनसे होकर हम गुजरे उनकी दीवारें गाय के गोबर और मिट्टी के घोल से बनी हुई थी या फिर मिश्रण से बनी हुई थी। देयर पीक रूफ्स वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास ट्राइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, इनकी छतों पर छप्पर थे जिनमें बांस की बल्लियों पर घास के बंडल या फिर घास के झुंड बंधे हुए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वाल्स, उस दिन दीवारों पर फैली कद्दू की बेलों पर फूल खिल रहे थे और वो दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं जैसी लग रही थी। ये पैराग्राफ सेकंड ख़त्म हुआ। इसमें वो अपने पूरे रास्ते में जो भी दिख रहा है या स्टेशन पे जो दिखता है उस चीज़ को बता रहे थे। उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को, वर्णन कर रहे हैं उस चीज़ का कि एक तरफ पेड़ हैं, दूसरी थोड़ा आगे निकलते हैं तो वहाँ पे बरगद के पेड़ हैं, पाकड़ के पेड़ बताए हैं जो देखने एल्म के पेड़ों की तरह दिख रहे थे। और दूर दूर तक बिल्कुल क्षितिज, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, दूर तक बिल्कुल कोने तक होराइजन नज़र आ रहा है, यानी कि क्षितिज नज़र आ रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। स्टेशन पे बंदर आ जा रहे हैं, बंदर स्टेशन पे बंदर आ जा रहे हैं, बंदरों से छोटे बंदर अपनी माँ से चिपके हुए हैं जिस तरीके से चलते हैं। घरों का क्या है कि घरों पे लेप हो रहा है, लेप होता है ना गाँव के घरों में उस टाइम का, वही गोबर और उससे मिला हुआ मिट्टी का बना हुआ लेप हो रहा है, छप्परें हैं, घास फूस की, इस तरीके से उन्होंने जो जो देखा उसका वर्णन किया यहाँ पे। पैराग्राफ 3, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला रुक गया। एज सून एज आई अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब नीचे उतरना, जैसे ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का झुंड मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया या फिर एक छोटे बच्चों के झुंड ने मुझे घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वे डलिया बेच रहे थे या टोकरी भी बोल सकते हैं, टोकरियाँ बेच रहे थे, डलिया या टोकरियाँ। हैंड वोवन, हाथ से बनी हुई रीड बास्केट्स, सरकंडे की वो पतली लकड़ी होती है जो उसकी, विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, साधारण डिज़ाइन और पैटर्न की, मतलब साधारण साज सज्जा वाली। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने टोकरियाँ ऊंची पकड़ रखी थी। शाउटिंग वर्ड्स, आवाज़ें दे रहे थे या फिर शब्द चिल्ला रहे थे। ठीक है। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, उन शब्दों को मैं नहीं जानता था परंतु वो उनकी इच्छा को बिल्कुल साफ रूप से प्रकट कर रहे थे। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन वो समझ रहा था, भावना समझ गया था उनकी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी कौन होते हैं? शरणार्थी, एक देश से दूसरे देश से या जिनके घर वर नहीं मिल रहे होते हैं, अंदर ही शरणार्थी। एक दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ या विभाजन हुआ, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, अपने मूल स्थानों को छोड़कर या अपने घरों को बदल लिया या अपने निवास के स्थान को बदल लिया। उधर के लोग इधर आ गए, इधर के लोग उधर चले गए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक उन्माद के डर से, मतलब कहने का मतलब है कि 90 लाख लोगों ने धार्मिक उन्माद के डर से पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, वे पहले से ही गरीब लोग थे
और जब उन्होंने अपनी यात्रा चालू की तो वे और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने साथ थोड़ा सा खाना और कुछ सामान ही लेके चले थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका खाना ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने शुरुआत की थी, दे बिगन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल। मतलब कि शुरुआत का मतलब है यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही वो रास्ते के किनारे भूख से बेहाल होकर या भूख से परेशान होकर मरने लगे थे। अब यहाँ पे पैराग्राफ 3 खत्म हो गया है। इसमें वो बता रहे हैं कि एक स्टेशन पे वो रुके, जैसे ही वहाँ बच्चों ने घेर लिया, वो बात करने के लिए रुके थे। ये शरणार्थी बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, पहले से ही गरीब थे, खाना लेके चले थे और थोड़ा बहुत जो सामान लगा था वहाँ से भाग आए थे। तो थोड़ा बहुत सामान और खाना लेके, वो खाना ख़त्म हो चुका था तो कई लोग वहाँ भूखे मर रहे थे, आते में उनकी यात्रा यहाँ बसने के लिए आ गए थे। तो उसका बता रहे हैं कि काफ़ी गरीब थे, तो इस चक्कर में वो यही सारा सामान बेच के गुजारा करने की भी कोशिश करते हैं बच्चों के माध्यम से खुद। नाउ पैराग्राफ 4, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in the markets already overcrowded. वे अथवा उनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे और पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में छोटी दुकानें लगाकर या साधारण सामान बनाकर अपने जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. ये लोग मतलब यही लोग वे कपड़े या घास का छप्पर सा बनाकर गलियों और सड़कों के किनारे रहते थे, इन्हीं गलियों में रहते थे। इन शरणार्थियों में जो अधिकतर छोटे किसान थे, वो जीवन भर में अपने थोड़ा जीवन काटने में आदी थे या अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान परिवार की औसत वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं थी। अब ये विलियम डगलस बता रहे हैं तो वो डॉलर में बता रहे हैं कि $100 से अधिक नहीं थी, वो भी सालाना। $100 सालाना से अधिक नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। एक साधारण मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट या फिर पूरे हफ्ते में $2 से कम कमाता था। देयर इज 1 मील अ डे, एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क। पूरे दिन में एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल, दूध के साथ, आगे और है पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना चाय, ना कॉफ़ी, ना घी, ना मिठाई, ना मांस। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। एक साल का $100 सप्ताह के $2 भी नहीं होते हैं। मतलब कि एक साल का लोगे $100 तो एक हफ्ते के $2 भी नहीं माने जाएंगे। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. फिर भी इतना छोटा सा अमाउंट, यानी कि इतना कम धन भी कमा पाना उन लोगों के लिए मुश्किल था, ये टोकरियां बेचकर उन लोगों को जो उन्हें खरीदने में भी बहुत गरीब थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस। लोकस का मतलब वही टिड्डे होते हैं ना, इसलिए यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिकी, उनकी नज़र में सबसे बढ़िया बाजार था। ये पैराग्राफ खत्म हुआ। इसमें क्या बता रहा है वो, भाई इन लोगों की जो शरणार्थी बच्चे, इनके माँ बाप की कहानी बता रहे हैं कि उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं। थोड़ा बहुत जिन्हें काम आता है वो शहरों में बाज़ार में जाके वो उनके माँ बाप, रिश्तेदार वगैरह जाके सामान वगैरह बेचते हैं, कुछ काम करते हैं, बनाते हैं, दुकानें वकानें लगाते हैं, फिर भी पूरे साल का $100 भी पूरा नहीं कमा पाते हैं, हफ्ते का $2 भी नहीं बनता है। ठीक है ना, खाने के लिए इनके पास ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा पूरे दिन में एक ही टाइम प्याज, रोटी, दाल वगैरह मिल जाए, ठीक है ना, वही बहुत बड़ी बात है। चाय, कॉफ़ी, घी, मिठाई, दूध, मांस कुछ नहीं मिलता था। साथ में $100 तो इतना कम अमाउंट है कि हफ्ते के $2 भी नहीं बन रहे हैं, तो कोई अपना खर्चा कैसे बढ़ाए। वो टोकरियाँ बेच रहे हैं, और भी पहले से गरीब लोग हैं जो टोकरियाँ ख़रीद भी नहीं सकते, तो कभी बिकी कभी नहीं बिकी, तो ज़रूरी नहीं। हाँ, तो ये उतरे तो भाई विदेशी देख के कि हाँ भाई इस पर तो होगा ही होगा, ये तो बढ़िया है, ये तो ख़रीद सकता है, सारे बच्चे एक साथ टूट पड़े, जैसे कोई
टिड्डों का दल टूट पड़ता है वैसे। पैराग्राफ 5, आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। मैंने पहले आने होते थे, आना, हाँ वो सिक्के वगैरह उन्हें बोलते थे। आई बॉट अ वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। मैंने कुछ आने यानी पैसे कह लो, कुछ पैसों में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, एक दूसरी फलों की टोकरी थोड़े और पैसों में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में रद्दी कागज़ वाली टोकरी। अ लवली सुइंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में एक सुंदर सिलाई की टोकरी। अ फ्यू फैंस फॉर एन अना और 2 अ पीस, और 1 या 2 आने में कुछ पंखे खरीदे। ये सारा सामान राइटर ने खरीदा है। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। मेरे हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। ये बता के वो दर्शा रहा है कि देखो इतने से अमाउंट में मेरा पूरे हाथ भर गए थे। कहाँ, ये जरा सा अमाउंट है। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। वेयर्स मतलब कि सामग्री या अपना सामान वगैरह। बच्चे निकलते जा रहे थे और अपने आवाज़ की अपने सामान की आवाज़ लगा रहे थे जो उन्हें बेचना था। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिलने मैं बिल्कुल असक्षम, मतलब मैं इतनी बुरी तरीके से घिरा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे कठिन परिश्रमी और गुस्से वाली मेरे सामने एक माल बेचने वाली 9 साल की छोटी सी लड़की थी जो कि मेरे सामने खड़ी हुई थी। ये कह रहे हैं कि एक 9 साल की लड़की जो मेरे सामने खड़ी हुई थी वही मुझे सबसे ज़्यादा गुस्से वाली और सबसे कठिन परिश्रमी बेचने वाली लग रही थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स। उस हाथ में एक सुंदर अत्ते वाली टोकरी थी जिसके लिए वह लगभग डेढ़ रुपये या फिर 30 सेंट चाह रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। प्लीडर का मतलब होता है अभिवक्ता या फिर जो ईमानदारी से अपनी बात रखता है। वो ईमानदारी से अपनी बात रखने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, फिर क्या है वही वर्ड कि ईमानदारी से अपनी बात रखने वाला, प्लीडेड। शी प्लीडेड एंड वैग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। वह ऐसी ईमानदारी भरी आवाज़ में आग्रह कर रही थी जो किसी भी हृदय को हिला दे या फिर व्याकुल कर दे। इसमें पैराग्राफ 5 में बता रहे हैं कि राइटर कि उन्होंने सिर्फ लगभग 50 सेंट ही मुश्किल से खर्च किए होंगे और इतना सामान खरीद लिया कि उनके हाथों में जगह नहीं थी। लेकिन एक 9 साल की बच्ची और खड़ी हुई थी, फिर भी बच्चों ने उन्हें घेर रखा था। 9 साल की बच्ची थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो इतनी ईमानदारी से बोल रही थी कि जो किसी के भी दिल को हिला दे। ठीक है ना। नाउ पैराग्राफ 6, अगला पैराग्राफ। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, उनमें बिल्कुल जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और मुझे किसी और टोकरी की ज़रूरत भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को संभालते हुए। एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, और उल्टे हाथ पे रखे हुए, उल्टे हाथ पे पंखे संभालते हुए। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की सीधे हाथ की जेब में पहुंचा। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और कुछ खुले पैसे निकाले। पर 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, जो कि मैंने उस टोकरी में रख दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो उस छोटी सी लड़की ने विनती करते हुए मेरे आगे कर रखी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी खरीद तो नहीं सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी एज अ सब्सटीट्यूट, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी खरीद तो नहीं सकता, लेकिन उसके बदले में धन का उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैंने क्या गुनाह कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल का बच्चा, 9 साल की बच्ची। ड्रेस्ड इन रैक्स, जिसने चीथड़े पहन रखे थे या फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो बिल्कुल भूख की कगार पे थी, यानी भूख की बिल्कुल चरम सीमा थी। रेज्ड हर चिन, ने अपनी थोड़ी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ बढ़ाया। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक औरत के पूरे सम्मान और गौरव के साथ वह पैसा मुझे लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पहुंची। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, प्लेटफॉर्म पर नीचे की तरफ भाग गई, एक घास की झोपड़ी की तरफ, मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ एक घास की झोपड़ी होगी, उस झोपड़ी की तरफ भाग गई जिसमें कम से कम आज रात 30 सेंट तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव इन इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि सिर्फ एकमात्र यही कारण है
कि मुझे भारत से प्यार हो गया है। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। भारत के अंदर लोग जो कि मैंने देखे, चाहे वो गांव के हों या फिर बड़े बड़े कार्यालयों के, हैव बोथ प्राइड एंड ए लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। सभी में एक प्रकार का गर्व, स्वाभिमान और अच्छा व्यवहार और अच्छी नागरिकता की भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वो सुंदर सी लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि गरीबी में पली बड़ी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जिसमें तमीज और व्याकरण की कोई भी शिक्षा नहीं थी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने मुझे भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखा दी। तो ये लास्ट पैरा में क्या हुआ कि उस लड़की, उसके राइटर के हाथ पूरे फुल थे, वो लड़की खड़ी हुई थी, राइटर और कुछ ले भी नहीं सकता था, तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, खुले पैसे निकले 15 सेंट वगैरह, उसने सोचा कि लड़की की मदद हो जाएगी, उसने ऐसे ही पैसे रख दिए, लेकिन उससे वो गुस्सा हो गई क्योंकि उसमें अभिमान था कि वो भीख नहीं लेना चाहती थी, वो सिर्फ अपना सामान बेचना चाहती थी, उसने वो सारे पैसे लौटा दिए। तो लेखक को ये चीज़ समझ में आ गई कि इसने ये गलती कर दी, तो फिर उसने वो टोकरी खरीद ली। जब वो खरीदी तो वो प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ उसका घास का घर बना होगा उधर कहीं, तो वहाँ की ओर बन गई, जिसमें लेखक कह रहा है कि आज कम से कम 30 सेंट तो पहुँच ही जाएंगे क्योंकि मैंने उसकी टोकरी खरीद ली है। ये उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी जब उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्हें ये कहानी सुनाई और बताया कि इस वजह से मुझे भारत के लोगों को बहुत अच्छे लगे और भारत से मुझे प्यार है कि यहाँ के लोग चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, लेकिन उनमें एक गर्व है, एक अभिमान है, सारी चीज़ें। तो ये कहानी ख़त्म हो गई है। अब आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।